राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हमारी जो डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चल रही है उसमें आपका स्वागत है। तो बच्चों, करते हैं शुरू आज की क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन, पिछले 3 सालों के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में प्रति कैदी प्रतिदिन कितने रुपए खर्च हो रहे हैं। क्या कह रहा है बच्चों कि पिछले 3 सालों के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में प्रति कैदी प्रतिदिन कितने रुपए खर्च हो रहे हैं। तो बच्चों, हरियाणा जो है वो कैदियों में खर्च के मामले पर देश में 7वें स्थान पर है। प्रतिदिन जो कैदियों पे खर्चा होता है, जो रुपए खर्च किए जाते हैं, उसमें देश में हरियाणा का 7वां नंबर है। तो कहता है कि हमारे हरियाणा में प्रति कैदी कितने रुपए जो एक कैदी पे खर्च किए जाते हैं। तो बच्चों वो कहते हैं 343 रुपए। कितने? 343 रुपए। जबकि अगर हम देश की बात करें तो देश का जो औसत है प्रति कैदी प्रतिदिन का जो खर्च है देश का, वो 118 रुपए है। हमारे देश की अगर हम बात करें तो देश में प्रति कैदी प्रतिदिन कितने रुपए खर्च किए जाते हैं? औसतन 118 रुपए। लेकिन हमारे हरियाणा में कितने होते हैं बच्चों? 343 रुपए। लगभग 3 गुना, लगभग क्या है, 3 गुना ज्यादा हमारे यहां खर्च किए जाते हैं। तो बच्चों, यहां जब बात हो रही है कैदियों की, तो आपको ध्यान होगा पहले हमने पढ़ा था कि हाल ही में सरकार ने जो जेलों के नाम वो किसके नाम पे रखने का फैसला लिया है, तो वो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे जेलों के नाम जो है वो रखने का फैसला लिया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, आप मेरे को कमेंट करके बताना कि हरियाणा की नवनिर्मित पर्यावरण अनुकूल जेल कहां है। पर्यावरण अनुकूल जेल जो वो कहां है? हरियाणा की नवनिर्मित पर्यावरण अनुकूल जेल जो वो कहां स्थित है बच्चों? तो ये आपने कमेंट करके बताना है। तो देखिए, देश में प्रति कैदी प्रतिवर्ष औसतन 118 रुपए खर्च होते हैं, लेकिन हरियाणा में प्रति कैदी प्रतिवर्ष 343 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हरियाणा इस मामले में 7वें स्थान पर है। हरियाणा से ज्यादा खर्च करने वाले राज्य उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। 2019-20 में कैदियों पे कितना खर्च किया गया? तो 272.6 करोड़ रुपए। और पिछले 3 वर्ष की बात करें, पिछले जो 3 वर्ष हैं उनकी बात करें तो कितने रुपए खर्च किए गए कैदियों पे? 743 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तो हरियाणा में प्रति कैदी प्रतिदिन कितने रुपए खर्च हो रहे हैं बच्चों? 343 रुपए एक कैदी पे जो हर रोज खर्च किए जा रहे हैं। जबकि हमारे देश की बात करें भारत में तो 118 रुपए प्रति कैदी प्रतिदिन खर्च हो रहे हैं। तो हरियाणा में लगभग कितने गुना? 3 गुना जो है वो ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। और वर्तमान में हमारी हरियाणा सरकार ने जेलों के नाम किसके नाम पे रखने का फैसला किया है? तो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे रखने का फैसला किया है। तो मैंने आपसे पूछा था नवनिर्मित पर्यावरण अनुकूल जेल कहां है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों एक क्वेश्चन और पूछता हूं, भी आपको कमेंट करके बताना है कि हरियाणा की पहली ओपन जेल कौन सी है। हरियाणा की पहली ओपन जेल जो वो कौन सी है? ठीक है, तो नवनिर्मित पर्यावरण अनुकूल जेल जो हरियाणा की वो कौन सी बच्चों? पानीपत। कहां पे है? पानीपत में। क्वेश्चन जो है एचएससी में आया चुका है, पूछा जा चुका है एचएससी में क्वेश्चन। और हरियाणा की पहली ओपन जेल की बात करें तो ये नीमका जेल कहां? फरीदाबाद। नीमका जेल कहां बच्चों? फरीदाबाद में है। ओपन जेल का मतलब क्या कि यहां जो कैदी हैं वो अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। 36 कैदी ऐसे हैं जो जिनका चाल चलन अच्छा है, तो वो अपने परिवार के साथ जीवन बिता सकेंगे, उनके साथ जो फ्लैट में रह सकेंगे और बाहर नौकरी के लिए भी जा सकेंगे। इसको कहते हैं ओपन जेल। ठीक है, तो बच्चों राजस्थान में काफी हैं ओपन जेलें। इसके अलावा पहले दुनिया की पहली ओपन जेल की बात करें तो 1891 में स्विट्जरलैंड में पहली ओपन जेल जो है वो बनाई गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, हरियाणा के किस गांव को महाग्राम योजना के तहत मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा?
हरियाणा के किस गांव को महाग्राम योजना के तहत मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो बच्चों ये किया जाएगा चौटाला को। चौटाला जो गांव है ये सिरसा का गांव है। बच्चों महाग्राम योजना आपको पता होगा, ये उन गांवों के लिए थी जिनकी आबादी 10,000 से अधिक है, जिन गांव की आबादी 10,000 से अधिक है, ठीक है, तो उन गांव के लिए योजना थी महाग्राम योजना। ऐसे 129 गांव जो है वो चयनित किए गए थे। अब वर्तमान में हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं श्री दुष्यंत चौटाला, उन्होंने घोषणा की है कि चौटाला जो गांव है वो इनका पैतृक गांव है। बच्चों चौटाला ऐसा गांव है जिसने हमें मुख्यमंत्री दिए हैं, 2 मुख्यमंत्री, एक उप प्रधानमंत्री, इसके अलावा एक जो है उप मुख्यमंत्री इस गांव से आते हैं। चौधरी देवीलाल का जो गांव है, चौधरी देवीलाल का गांव चौटाला, तो चौधरी देवीलाल एक मुख्यमंत्री भी रहे, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री भी रहे। तो इनके बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। बच्चों सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने का जो रिकॉर्ड है हमारे हरियाणा में, सबसे ज्यादा बार शपथ मुख्यमंत्री के रूप में किसने लिए? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। कितनी बार लिए बच्चों ये आपको कमेंट करके बताना है। इसके अलावा श्री दुष्यंत चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला के जो हैं वो पोते हैं, चौधरी देवीलाल के पड़पोते हैं, ये उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा जो चौधरी विधानसभा में रणजीत सिंह जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे रानिया से, जो वर्तमान में हमारे जेल मंत्री हैं, या नवीन ऊर्जा एवं नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसके जो मंत्री हैं श्री रणजीत सिंह, वो भी चौधरी देवीलाल के सुपुत्र हैं। तो देखो कितना अच्छा इस गांव का राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है। तो इसको अब महाग्राम योजना के तहत ऐसा गांव विकसित करने का कोशिश की जा रही है कि पूरे हरियाणा में इसको एक मॉडल के तौर पे लागू किया जा सके। ठीक है बच्चों, भनकपुर हमने पढ़ा था बच्चों, भनकपुर जो है ये हमारे प्रदेश का पहला गांव है जहां सुबह जो है वो राष्ट्रगान बजता है। हमारे देश का पहला गांव है भनकपुर जहां सुबह जो है वो राष्ट्रगान बजता है। बच्चों ये फरीदाबाद जिले का गांव है। पहले फरीदाबाद जो गुड़गांव का एक भाग था, यानी कि भनकपुर पहले गुड़गांव में पड़ता था, लेकिन 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद अलग डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद भनकपुर जो है वो किसका, फिलहाल वर्तमान में किस में बच्चों? फरीदाबाद में है। वर्तमान में कहा है? फरीदाबाद में। अगर हम बात करें जम्मी जो कूटा गांव है, मैंने एक दिन आपको कमेंट में बताने के लिए कहा था कि मैंने ये बताया था आपको कि जो भनकपुर है हमारे प्रदेश का पहला गांव है जिसमें सुबह प्रतिदिन राष्ट्रगान बजता है। ठीक है, सुबह 8 बजे, और उसके सम्मान में सारा गांव जो है वो खड़ा होता। 52 सेकंड की जो है वो टाइम होती। पूरे गांव में जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उनके थ्रू जो है ये रिकॉर्डेड होता है राष्ट्रगान। और ये देश का दूसरा गांव है भनकपुर, हमारे प्रदेश का पहला और देश का दूसरा। मैंने आपको कहा था, कमेंट करके बताइए कि पहला गांव जो है तेलंगाना का है जहां राष्ट्रगान बजता है, वो कौन सा है? तो वो ये गांव बच्चों जम्मी कुट्टा जो गांव है ये तेलंगाना का है। ये हमारे देश का पहला गांव है, भारत का पहला गांव है जहां राष्ट्रगान बजता है। और भारत का दूसरा गांव हरियाणा का पहला भनकपुर। काछवा के बारे में भी पढ़ा था बच्चों, करनाल में है काछवा, कि उत्तरी हरियाणा विद्युत वितरण निगम ने यहां पे आधुनिक ई लाइब्रेरी जो है वो स्थापित की है, करने जा रही है 17 लाख रुपए की लागत से। और ये ट्रायल के तौर पे अगर ये कामयाब हो जाता है तो पूरे हरियाणा में 10 जिलों में ऐसी 12 लाइब्रेरी जो है वो स्थापित की जाएंगी। ठीक है, तो हरियाणा के सिरसा जिले के गांव चौटाला में महाग्राम योजना को इस ढंग से लागू किया जाएगा कि वह एक मॉडल के तौर पर पूरे प्रदेश में स्थापित हो सके। चौटाला गांव ताऊ देवीलाल की राजनीति का गढ़ माना जाता है। ताऊ कहो, किंग मेकर कहो, शेर ए हरियाणा कहो, गरीबों के मसीहा कहो। ठीक है, तो वो कौन है? चौधरी देवीलाल। जननायक कहो, और इनका प्रसिद्ध नारा या प्रसिद्ध कथन मैंने पहले ही पढ़ा था बच्चों, उस दिन बताया था कि आप कमेंट करके बताइए कि लोक राज लोक लाज से चलता है।
ताऊ देवीलाल के बाद उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला, रणजीत चौटाला। ठीक है, ताऊ देवीलाल क्या है, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, इसके अलावा उप प्रधानमंत्री भी 2 बार रहे बच्चों। हरियाणा के निर्माण में बड़ा अच्छा योगदान था इनका। ओम प्रकाश चौटाला जो है उन्होंने सर्वाधिक 5 बार शपथ ली है बच्चों। कितनी बार? 5 बार। और एक बार में सबसे कम कार्यकाल जो है वो भी इन्हीं का है, 5 दिन, मात्र 5 दिन के लिए एक बार ये जो मुख्यमंत्री हैं मात्र 5 दिन के लिए रहे थे। तो एक कार्यकाल में सबसे छोटा जो कार्यकाल है वो भी इन्हीं का है। रणजीत चौटाला जो वर्तमान में जो है कैबिनेट मंत्री हैं, जेल मंत्री जो हैं, और चौधरी देवलाल के पोते अजय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला और अब उनके पड़पोते दुष्यंत चौटाला, ये सरीखे राजनीतिज्ञ जो हैं वो यहीं से निकले हैं। राज्य सरकार द्वारा इस गांव में सॉलिड ट्रीटमेंट प्लांट के साथ सूक्ष्म सिंचाई परियोजना भी शुरू करेगी, ताकि प्लांट से निकला पानी किसानों को खेती की सिंचाई में जो है किसानों को काम आ सके। राज्य में उन गांवों के लिए महाग्राम योजना शुरू की गई थी जिनकी आबादी 10,000 से ज्यादा हो। इसमें 138 जो गांव थे उनका चयन किया गया। इस योजना के तहत इन गांवों में शहरों की तर्ज पर सीवरेज सिस्टम जो है वो चालू करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए अगला, हरियाणा में कितनी महिलाओं की सक्सेस स्टोरी, उनकी जो सफलता की स्टोरी है बच्चों, उसको मैगजीन के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। तो हाल ही में हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि हमारे हरियाणा की जो 100 सक्सेस महिलाएं हैं, कितनी महिलाओं की सक्सेस स्टोरी, 100 महिलाओं की सक्सेस स्टोरी को एक मैगजीन के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने ऐसी उपलब्धि हासिल की जिससे देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे हरियाणा की धूम मची है, चाहे वो खेल से संबंधित हो, चाहे राजनीति से संबंधित हो या किसी दूसरे सामाजिक क्षेत्र से संबंधित हो। तो उन 100 महिलाओं या लड़कियों की जो सूची है बनाकर और उनकी जो सफलता की स्टोरी है उसको एक मैगजीन के रूप में प्रकाशित किया जाएगा, ताकि दूसरी जो लड़कियां हैं, महिलाएं, जो उनसे प्रेरणा ले सकें। 100 ऐसी लड़कियों, महिलाओं की पहचान की जा रही जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बूते देश और दुनिया में प्रदेश का नाम रोशन किया है। इन सभी 100 लड़कियों, महिलाओं की सक्सेस स्टोरी मैगजीन के रूप में प्रकाशित की जाएगी, ताकि उनसे प्रेरणा लेकर अन्य लड़कियां आगे बढ़ सकें। समाज सेवा, आर्थिक क्षेत्र, विकास, उद्योग, खेल, फिल्म इंडस्ट्री, रंगमंच, पंचायती राज सिस्टम, राजनीति, प्रशासन, सांस्कृतिक क्षेत्र और शिक्षा के हित में काम करने वाली इन 100 महिलाओं की सक्सेस स्टोरी तैयार की जा रही है। तो कर दो बच्चों, कितनी महिलाओं की सक्सेस स्टोरी, उनकी सफलता की स्टोरी को मैगजीन के रूप में सरकार जो प्रकाशित करवाएगी तो वो 100 महिलाओं की। अगला क्वेश्चन देखिए, किस आयोग द्वारा विभिन्न भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की ऑफलाइन जांच, जो ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन करने का फैसला लिया गया? पहले बच्चों जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो दस्तावेज थे, जो भी अभ्यर्थी जो है वो जॉब के लिए चयनित हो जाता, सेलेक्ट हो जाता था, तो उसके जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी वेरिफिकेशन होती थी, उनकी जांच होती थी, तो ऑफलाइन वहां जाके कार्यालय में जाके करवानी पड़ती थी। लेकिन अभी उन्हें ऑफलाइन की बजाय डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन जो है चेक करने का फैसला लिया है। तो किसने फैसला लिया है? तो लिया बच्चों HSSC, HSSC यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा पढ़ते हैं HSC और HPSC के बारे में कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अब दस्तावेज ऑनलाइन ही सत्यापन करेगा। पहले सैकड़ों किलोमीटर दूर अभ्यर्थियों को आयोग कार्यालय तक पहुंचना पड़ता था, मगर अब इस झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। तो बच्चों सबसे पहले हम HPSC के बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग, HPSC, हरियाणा लोक सेवा आयोग। तो इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत 1966 में हुआ। जो HPSC है, हरियाणा लोक सेवा आयोग, उसका गठन अनुच्छेद 315 के तहत 1966 में हुआ। पहली बार इस आयोग के लिए 3 व्यक्तियों ने काम किया। शुरू में इसमें कितने थे? 3 व्यक्ति थे। एक दरबारी लाल गुप्ता जो कि पहले अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष कौन थे? श्री दरबारी लाल गुप्ता। और 2 इनके सहयोगी थे, दलबीर सिंह और भीम सिंह। ठीक है,
और एचपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, कई बार एग्जाम में आता है, रणजीत कुमार पंचनंदा। ये 25 जुलाई 2019 से जो है वो एचपीएससी के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में सचिव हैं विनय कुमार, वर्तमान उप सचिव हैं मनीष कुमार लोहान। तो ये तो बात थी एचपीएससी की कि गठन कब हुआ, 1966 में। शुरू में 3 व्यक्ति थे इस आयोग में, दरबारी लाल गुप्ता जो कि पहले अध्यक्ष कहलाए, इसके अलावा दलबीर सिंह और भीम सिंह इनके 2 सहयोगी थे। वर्तमान में अध्यक्ष हैं रणजीत कुमार पंचनंदा। अब आगे है, हम एचएसएससी की बात कर रहे हैं। एचएसएससी हरियाणा लोक सेवा आयोग शाखा के तहत हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एचएसएससी की भी स्थापना की गई है। एचएसएससी की स्थापना अनुच्छेद 309 के तहत 28 जनवरी 1970 को हुई। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं भारत भूषण भारती। वर्तमान में चेयरमैन कौन है? भारत भूषण भारती। और इसके जो सेक्रेटरी हैं एचएससी के वर्तमान में, ईसा कंबोज। कौन है? ईसा कंबोज। एचपीएससी यानी कि हरियाणा लोक सेवा आयोग और एचएसएससी यानी कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, इनके कार्यालय पंचकुला में स्थित हैं। एचएसएससी को पहले सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसएसबी कहा जाता था। ठीक है, तो पूर्व में एचएसएससी का नाम क्या था? सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो इसको कहा जाता था। तो बच्चों आगे चलते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हरियाणा तीसरे से अब किस स्थान पर पहुंच गया है? बच्चों ये हमारे लिए एक चिंताजनक बात है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसके तहत बिजनेस से कोई भी बाहर से आके अगर करना चाहे, कोई कंपनी लगाना चाहे, तो उसके तहत जो है आसानी से वो कर सके, उसके लिए नियमों में कुछ ढील दी जाती है, ये चीजें होती हैं बच्चों। तो इस मामले में हरियाणा जो है वो पहले तीसरे स्थान पे था। पिछली जो रिपोर्ट आई थी उसमें तीसरे स्थान पे था, लेकिन वर्तमान में वो तीसरे से खिसक के 16वें स्थान पर पहुंच गया है। कौन से स्थान पे पहुंच गया हरियाणा? 16वें स्थान पर पहुंच गया है। पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश है बच्चों, सबसे पहले स्थान पे कौन है? आंध्र प्रदेश। और केंद्र शासित की अगर हम बात करें तो उनमें पहले स्थान पे दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे पहले स्थान पे दिल्ली है बच्चों, लेकिन वैसे ओवरऑल दिल्ली की रैंकिंग 12वीं है। दिल्ली की रैंकिंग ओवरऑल 12वीं है और हमारे हरियाणा की कौन सी है? 16वीं रैंकिंग है। हरियाणा तीसरे से गिरकर 16वें स्थान पर आ गया है। दुष्यंत चौटाला जो कि हमारे उद्योग मंत्री भी हैं, इंडस्ट्री मिनिस्टर जो हैं, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री बच्चों यही हमारे। इसके अलावा फूड एंड सप्लाई इन्हीं के पास है डिपार्टमेंट। एक्साइज एंड टैक्सेशन, रेवेन्यू एंड मैनेजमेंट, डिजास्टर राजस्व एवं आपदा प्रबंध। इसके अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विकास वो भी इन्हीं के पास है। नागरिक उड्डयन मंत्री भी हमारे यही हैं। जो नागरिक उड्डयन मंत्री जो है वो भी हरियाणा के कौन है? श्री दुष्यंत चौटाला। इसके अलावा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भी किन के पास है? श्री दुष्यंत चौटाला के पास। इन्होंने कहा कि राज्य में उद्योगों को और सुविधाएं देंगे, क्योंकि ये जो रैंकिंग में इतनी जो गिरावट आई है ये तभी आती बच्चों जब किसी भी बाहर से कोई उद्यमी आता है, कोई उद्योग लगाना चाहता है, कोई कंपनी लगाना चाहती है, उसको जो है परेशानी ज्यादा उठानी पड़ती है बड़े बिजनेस को शुरू करने में। उनको वो तमाम सुविधाएं नहीं दी जाती, या उनको अपना बिजनेस पास करवाने के लिए तमाम जो है वो जो नियम होते हैं वो आसान नहीं किए जाते। लेकिन अब दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य में उद्योगों को और सुविधाएं देंगे। पंजाब को एक स्थान का उछाल मिला है, पहले 20वें पे था, अब 19वें में पहुंच गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री कौन? हमारी श्रीमती निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग जारी की। तो बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, पहले भी, अब भी पूछ सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला, तब तक हम करते आए तीसरा, लेकिन अब नई रैंकिंग आई तो इसमें कौन सा स्थान है? 16वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए। छात्रों के लिए सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला होते हुए चंडीगढ़ तक के लिए कितनी प्रतियोगी परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाई गई? ठीक है बच्चों,
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाई गई है सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला होते हुए कहां? चंडीगढ़ के लिए। तो ये कितनी चलाई गई बच्चों? तो ये चलाई गई 6। कितनी ट्रेनें हैं? 6। यूपीएससी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजित होने पर रेलवे ने परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाई है। 5 सितंबर को पठानकोट चंडीगढ़, दिल्ली चंडीगढ़, गुरदासपुर चंडीगढ़, फरीदकोट चंडीगढ़, फाजिल्का चंडीगढ़, भिवानी चंडीगढ़, सिरसा चंडीगढ़ के बीच विशेष ट्रेनों का संचालन किया गया। तो ये सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला होते हुए कहां पहुंचेंगी? चंडीगढ़। तो इन ट्रेनों का संचालन 5 और 6 सितंबर को दोनों ओर से किया गया। ठीक है, कर लोगे तो कितनी स्पेशल ट्रेनें चलाई गई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए? प्रतियोगी परीक्षा स्पेशल ट्रेनें 6। अगला देखिए, हरियाणा में फरीदाबाद व गुरुग्राम मेट्रो सफर निम्न में से किसके मनोहारी दृश्यों का दीदार कराएगा? ठीक है बच्चों, फरीदाबाद और गुरुग्राम ये जो मेट्रो सफर है वो उस मेट्रो सफर के दौरान हमें इनमें से किसके मनोहारी दृश्य देखने को मिलेंगे? अरावली के मिलेंगे, शिवालिक के मिलेंगे, ढोसी के मिलेंगे, इन सभी के मिलेंगे। तो बच्चों ये मिलेगा हमें अरावली के। किसके? अरावली के। तो बच्चों अरावली आप जानते हो वो हमारे दक्षिण हरियाणा, कुछ दक्षिण पश्चिम हरियाणा में जो है अरावली स्थित है। शिवालिक आप जानते हो बच्चों हमारे उत्तर में, उत्तर पूर्व में जो है वो शिवालिक की पहाड़ियां हैं। और शिवालिक की पहाड़ियों में हमारे हरियाणा का सर्वोच्च शिखर, हरियाणा का सर्वोच्च शिखर जो है वो किस में है? शिवालिक में। शिवालिक में बच्चों मोरनी की पहाड़ियां हैं। कहां है ये? पंचकुला में। और इनमें सबसे ऊंचा शिखर है करोह। कौन सा है? करोह। कितना ऊंचा है? पहले हम पढ़ चुके हैं 1514 मीटर। अगर हम बात करें दक्षिण हरियाणा की, तो दक्षिण हरियाणा का सबसे ऊंचा शिखर जो है, दक्षिण हरियाणा का सर्वोच्च शिखर, दक्षिण हरियाणा का सर्वोच्च शिखर, तो यह भी हम पढ़ चुके हैं बच्चों। आप कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सा है। ठीक है, तो दक्षिण हरियाणा का जो सर्वोच्च शिखर है वो है बच्चों नारनौल के पास कुलताजपुर गांव में। कितना ऊंचा है बच्चों? ये 652 मीटर की ऊंचाई है इसकी। ठीक है, और इसको हम ढोसी की पहाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढोसी की पहाड़ी। तो बच्चों आपसे ये पूछ सकता है कि हरियाणा का सर्वोच्च शिखर तो आप जानते हैं मोरनी की पहाड़ियों, मोरनी पहाड़ियां शिवालिक में, पंचकुला में, करोह 1514 मीटर। और दक्षिण हरियाणा का सर्वोच्च शिखर पूछे या अरावली का सर्वोच्च शिखर, दक्षिण हरियाणा का पूछे, हरियाणा में अरावली का सर्वोच्च शिखर, तो वो नारनौल के पास है कुलताजपुर ग्राम में 652 मीटर से ढोसी की पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो अब क्या है, पहले तो लोगों को सिर्फ सड़क मार्ग से गुड़गांव फरीदाबाद का जो सफर करते थे सड़क मार्ग से, तभी अरावली के दर्शन होते थे। लेकिन अब क्या किया गया है, इससे लोगों को यह जिज्ञासा होती थी कि अरावली के अंदर जो है वहां का दृश्य पता नहीं कैसा है, या जो अवैध खनन हुआ उसका कितना इफेक्ट जो है वन्य प्राणियों पे पड़ा है, ये कैसे कैसे सीन होंगे। तो अब ये समस्या जो आपकी दूर हो जाएगी कि जो फरीदाबाद व गुड़गांव मेट्रो सफर है उसके दौरान 20 किलोमीटर का जो एरिया है वो आपको अरावली के मनोहारी दृश्यों का दीदार करवाएगा। और इसके लिए जो है 10 मीटर ऊंचे पिलर बनाए गए हैं और उन पे जो है फिर मेट्रो चलेगी, तो वहां से सारा दृश्य जो अरावली पहाड़ियों का दिखाई देगा। अभी तक अरावली की पहाड़ियों के मनोहारी व रोमांचक नजारे का दीदार फरीदाबाद गुरुग्राम सड़क मार्ग पर आवागमन के दौरान ही किया होगा। तब आपके मन में यह जिज्ञासा जरूर हुई होगी कि अरावली पर्वतमाला का आंतरिक स्वरूप कैसा होगा। इतना ही नहीं, आपके मन में यह सवाल भी आते होंगे कि अवैध खनन से अरावली की पहाड़ियों की उजड़ी हरियाली से वन्य प्राणी किस प्रकार प्रभावित होंगे। अब फरीदाबाद गुरुग्राम मेट्रो स्टेशन सारी उत्सुकता को शांत करेगा। इस मेट्रो का सफर आपको अरावली के मनोरम दृश्यों का नजारा कराएगा। दोनों शहरों के बीच 36.1 किलोमीटर लंबा सफर में से 20 किलोमीटर में दोनों ओर अरावली की पहाड़ियों के
मनोरम दृश्य देखने को मिलेंगे। पर्यटकों की पसंद को बढ़ाने को मेट्रो पिलर्स की ऊंचाई जो है, जो मेट्रो पिलर्स है उनकी ऊंचाई औसतन 10 मीटर से ज्यादा करने के प्रस्ताव मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखिए। नई हरियाणा औद्योगिक नीति के तहत हरियाणा में किस पर फोकस होगा, किस पर जो है फोकस करेगा हरियाणा? जो न्यू हरियाणा इंडस्ट्रियल जो प्लान आया है 2020 से 2025 तक जो चलेगा बच्चों, उसमें हरियाणा किस पे ज्यादा फोकस करेगा? तो ये करेगा एरोस्पेस व एविएशन पर, एरोस्पेस व एविएशन पर। दवाइयां बच्चों, अभी हमने हाल में पढ़ा था कि कौन सा जिला जो है वो दवाइयों का हब कहलाएगा, दवाइयों का हब कौन सा जिला कहलाएगा बच्चों? तो ये हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, पानीपत, जो कि पहले ही पेट्रोकेमिकल हब है, जो कि हैंडलूमों का शहर कहलाता है, वीवर सिटी बुनकरों का शहर कहलाता है, ऐतिहासिक लड़ाइयों का शहर कहलाता है पानीपत। पुराना नाम था पनप्रस्थ, पुराना नाम क्या था? पनप्रस्थ, वर्तमान में पानीपत। ठीक है बच्चों, 1 नवंबर 1989 को पहली बार इसका गठन हुआ था। करनाल में से निकाली थी 2 तहसीलें, एक पानीपत तहसील और एक असम तहसील, उन दोनों को मिला के जो है वो किसका गठन किया था? पानीपत डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद 24 जुलाई 1991 को दोबारा करनाल में मिला दिया, फिर 1 जनवरी 1992 को दोबारा करनाल जो जिला वो अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो एरोस्पेस एविएशन में ज्यादा फोकस होगा और हरियाणा जो है ये पहला ऐसा स्टेट बन जाएगा जिसका जो है औद्योगिक नीति के तहत जो है वो एरोस्पेस व एविएशन पर फोकस होगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, क्योंकि हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं सिविल एविएशन, तो वो भी कौन है? उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। प्राथमिकता के तौर पर हमारा लक्ष्य आयात की जाने वाली वस्तुओं से जुड़ी यूनिटों को अपने राज्य में ही स्थापित किया जाए। भाई जितनी दूध बाहर से मंगवानी पड़ती आयात की जाने वाली वस्तुएं हैं, उनकी यूनिट हमारे हरियाणा में ही हो, यही प्रोडक्शन हो बच्चों उनका, ये जो है ये हमारा लक्ष्य होगा। प्रदेश सरकार की नई उद्योग नीति में इस पर पूरा फोकस कर रही है सरकार। नई पॉलिसी में इस तरह के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि आयात को कम कर निर्यात बढ़ाया जा सके। और हरियाणा उन अग्रणी राज्यों में से है जो अपने सभी 22 जिलों को विभिन्न क्लस्टरों में बांटकर औद्योगिक इकाइयों को आगे लेकर आने का काम कर रहा है। अलग अलग क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, जैसे दवाइयों का हब जो किसको बना दिया गया है? पानीपत को। इसके लिए 1200 एकड़ जो जमीन है वो चिन्हित की गई है बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से मरीजों के लिए ई संजीवनी ऐप शुरू किया गया है। कौन सा ऐप शुरू किया गया है? ई संजीवनी ऐप शुरू किया गया बच्चों। तो फिलहाल इसका प्रयोग किस तरह के मरीजों के लिए किया जाएगा? यह जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से ई संजीवनी ऐप शुरू किया गया है, तो इसका प्रयोग वर्तमान में फिलहाल किस तरह के मरीजों के लिए किया जाएगा? तो शुरू में बच्चों यह किया जाएगा डेंटल, जो दांतों के रोगी हैं, डेंटल यानी कि दांत से संबंधित जो बीमारियां हैं उनमें इसका प्रयोग इस ऐप का किया जाएगा। कोविड महामारी के कारण इन दिनों अस्पताल में ओपीडी की सेवाएं जो हैं वो मरीजों की संख्या निर्धारण के साथ की जा रही हैं। ओपीडी जिनका समाधान निकालने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ई संजीवनी नामक मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया था। अब इस एप्लीकेशन के माध्यम से ही प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ डेंटल कॉलेज PGIDS में मरीजों का उपचार किया जाएगा। इसके लिए मरीजों को अपने फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना होगा। इसके बाद जहां उपचार के लिए जाना है, उक्त कॉलेज या अस्पताल को चुनते हुए संबंधित चिकित्सक के नाम पर अपनी समस्या दर्ज करानी होगी। उसके बाद क्या होगा? ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के बाद चिकित्सक को यदि एक्सरे और अन्य जांच करानी होगी तो इसके लिए ऑनलाइन ही परामर्श दिया जाएगा। उनको ऐप में अपॉइंटमेंट मिल गई डॉक्टर की, और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के बाद अगर उनको ये लगेगा डॉक्टर्स को
कि एक्सरे करवाना है, दूसरी जांच करवानी, तो वो परामर्श भी ऑनलाइन ही दिया जाएगा। रिपोर्ट को ऑनलाइन पोर्टल पर ही अपलोड की जाएगी। इसके बाद मरीज को अस्पताल से आसानी से दवाई उपलब्ध कराते हुए उसे घर भेज दिया जाएगा। अभी डेंटल कॉलेज में इस एप्लीकेशन के माध्यम से मरीजों का उपचार करने की तैयारियां की जा रही हैं। ठीक है बच्चों, तो ये संजीवनी ई जो एप्लीकेशन है, ई संजीवनी ऐप के नाम से, तो ये शुरू में जो है किस पे लागू किया जाएगा? डेंटल पे, दांतों से संबंधित जो बीमारियां हैं, जो दांतों के जो मरीज हैं, उनसे शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, स्कूलों में आते वक्त विद्यार्थियों को किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है? भाई बच्चों को स्कूलों में आते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करनी है, या कोरोना से संबंधित दूसरी जो चीजें हैं, हैंड वॉश वगैरह कैसे करने हैं, या सैनिटाइज वगैरह कैसे करते रहने हैं, कैसे अपना ख्याल रखना है, इनकी जो वीडियो है किन गांव में शूट की जाएगी? तो बच्चों हमारे जो शिक्षा निदेशालय है उसने ये डिसाइड किया है, अगर स्कूल खोलने पड़ जाएं तो बच्चे कैसे इनका नियमों का पालन करें, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपने आप को सैनिटाइज कैसे करें, हैंड वॉश वगैरह टाइम पे कैसे करें, कैसे ध्यान रखें, तो उनके लिए उनको वीडियो के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। हर स्कूल में वो वीडियो उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो फिलहाल वो वीडियो जो है शूट होनी है, तो वो शूट कहां होनी है ये पूछा गया है। तो बच्चों एक तो निगदू में, बिल्कुल सही है, जो +2 के जो स्टूडेंट +2 बेस्ड वो निगदू में होगी, और दूसरा बजीदपुर में, बजीदपुर भी बिल्कुल सही है, जो 10वीं जो बेस्ड है वो कहां पे शूट होगी? वो बजीदपुर में होगी, दोनों ही। तो इसका आंसर का क्या हुआ? सी ऑप्शन, दोनों के दोनों। तो निगदू गांव कहां है बच्चों? ये करनाल में है। 12वीं की छुट्टी निगदू और 10वीं की बजीदपुर में शूट की जाएगी। शिक्षा विभाग के अनुसार स्कूल पढ़ाई के लिए खोला जाता है, तो इसके लिए सभी विद्यार्थियों को वीडियो के जरिए सभी तरह की जानकारी दी जाएगी। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, स्कूल में आना और जाना, कैसे स्कूल में रहना है, ये सभी बातें बताई जाएंगी। 12वीं के विद्यार्थियों के लिए करनाल का निगदू कस्बे का राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल चुना गया है, जबकि 10वीं कक्षा के लिए सोनीपत का बजीदपुर गांव, तो बजीदपुर कहां है बच्चों? सोनीपत में। निगदू कहां है? करनाल में, कि राजकीय उच्च विद्यालय का चयन किया गया है। इस वीडियो शूटिंग के लिए स्कूल में 3 घंटे के लिए विद्यार्थी बुलाए जाएंगे। शूटिंग के लिए 3 दिन और 3 घंटे के लिए विद्यार्थी बुलाए जाएंगे, और फिर ये वीडियो शूट की जाएंगी। तो बच्चों आपसे पूछ सकता है कि जहां वीडियो शूट की गई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन विद्यार्थियों से करवाने के लिए, वो निगदू कहां है, किस जिले में है? तो बच्चों करनाल में। बजीदपुर कहां है? यहां 10वीं बेस जो है उसकी शूटिंग होगी। तो ये कहां है? ये सोनीपत में। तो बच्चों इसकी जो PDF है वो आपको मिलनी शुरू हो गई होगी। तो अगर जिस बच्चे को नहीं पता उसको फिर बताता हूं कि वो हमारे टेलीग्राम चैनल्स जो है वो ज्वाइन करे, KC पब्लिकेशंस और कृष्णिया क्लासेज। तो बच्चों इसमें क्विज चलती है, इसमें स्टडी मटेरियल डाला जाता है हर रोज जो है, करंट वकैब वगैरह, और जल्दी ही करंट से रिलेटेड क्विज जो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जो है ये ज्वाइन करवाइए। तो करंट जो होगी हरियाणा, उससे संबंधित क्विज जो है वो इसमें हम शुरू करेंगे। तो अगला देखिए, अंबाला को साइंस सिटी बनाने में किस व्यक्ति का विशेष योगदान है? बच्चों आप जानते हो अंबाला, जिसको हम साइंस सिटी के नाम से जानते हैं, अंबाला को क्या कहते हैं? साइंस सिटी, या आप कह सकते हो विज्ञान नगरी, या वैज्ञानिक उपकरणों का शहर, या सीधा उपकरणों का शहर भी कह सकते हो। यह भी कई बार आता है उपकरणों का शहर। तो उपकरणों का शहर जो है वो कौन सा है? अंबाला। अपैरेट्स सिटी जो है, अपैरेट्स सिटी अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उपकरणों का शहर, क्योंकि हमारे कुल भारत का जो है वो टोटल का 35% जो साइंस उपकरण है वो कहां बनाए जाते हैं? अंबाला में बनते हैं। 35% जो है वैज्ञानिक उपकरण जितने हमारे देश में प्रयोग होते हैं
तो उसमें 35% कहां बनते हैं बच्चों? वो अंबाला में। तो अंबाला को साइंस सिटी कहते हैं बच्चों, विज्ञान नगरी या वैज्ञानिक उपकरणों का शहर, या अप्रेंटिस सिटी यानी कि उपकरणों का शहर। इसके अलावा बच्चों इसको मिक्सी सिटी के नाम से भी जानते हैं, मिक्सी नगरी भी कहते हैं अंबाला को। आमों का शहर भी कहते हैं। अम्बवाला से इसकी उत्पत्ति भी थी। अंबाला जो बना था, कई कहते हैं अंबा राजपूत के नाम पे अंबाला शहर का नाम रखा गया। कई कहते हैं जो अंबालिका थी, महाभारत में कैरेक्टर थी बच्चों, अंबिका, अंबालिका, ठीक है। तो जो अंबा थी उनमें, उसके नाम पे कहते हैं शहर जो अंबाला पड़ा था इसका नाम। तो कहता है कि इसको साइंस सिटी बनाने में किस व्यक्ति का विशेष योगदान है? तो बच्चों ए ऑप्शन नंदलाल गर्ग, बी ऑप्शन है हरगोलाल गोयल, सी दोनों और डी में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है सी। इन दोनों ही व्यक्तियों का बहुत योगदान है बच्चों, क्योंकि दोनों ही साइंस के टीचर थे और इन्होंने ये काम यहां पे शुरू किया था। तो बच्चों इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले 1889 के आसपास हरगोलाल गोयल कंटोनमेंट स्कूल में फिजिक्स टीचर थे। ये जो हरगोलाल गोयल थे ये कंटोनमेंट स्कूल में फिजिक्स टीचर थे 1889 में। तब स्कूल की प्रयोगशाला में इस्तेमाल होने वाले उपकरण इंग्लैंड से आते थे। कहां से आते थे बच्चों? इंग्लैंड से उपकरण आते थे। जो साइंस के उपकरण है जो लैब में चाहिए प्रयोग करने के लिए, वो कहां से आते थे? इंग्लैंड से, ठीक है। तो बच्चों इन्होंने 1897 में हरगोलाल साइंस एंड अपरेट्स वर्कशॉप शुरू की, जो आज हरगोलाल एंड सन्स के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो इन्होंने ये सोचा था बच्चों कि जो चीजें इंग्लैंड से आती हैं समय पे वो पहुंच नहीं पाती थी, सामान मिलता नहीं था। तो इन्होंने जो है यहां पे 1897 में हरगोलाल साइंस ऑपरेट्स वर्कशॉप शुरू की, आज हरगोलाल एंड सन्स के नाम से जानी जाती है। दूसरे नंदलाल गर्ग, ये जे थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में, जिसको आजकल IIT रुड़की कहते हैं, वहां से इंजीनियरिंग पास करके आए थे, ठीक है। और कैंट के BD स्कूल में जो है ये साइंस पढ़ाने लगे। तो इनके मन में क्या आया बच्चों कि जो उपकरण है वो सारे इंग्लैंड से आते हैं, तो क्यों ना उन उपकरणों को हम यहीं बनाएं, हमारे खुद के, अंग्रेजों के ना यूज करके स्वदेशी उपकरण हम प्रयोग करें। ये इनके मन में आई। हालांकि उस टाइम जो है इनको जो अच्छा नहीं मानते थे अंग्रेज जो है, वो इस बात को अपने जो कानूनों के विरुद्ध मानते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने इस चीज की शुरुआत की। तो 1 महीने बाद नौकरी छोड़ दी इन्होंने। जेब में 75 रुपए थे। उस साल काली बाड़ी मंदिर के पास एक कमरे वह 2 कर्मचारियों, एक तांगे वाला और एक हेल्पर को साथ लेकर दी ओरिएंटल साइंस ऑपरेट्स वर्कशॉप जो है यानी कि ओसा, वो इन्होंने शुरू की। और इन्होंने पहला जो उपकरण बनाया वो था 14 बैरोमीटर। इनका पहला उपकरण क्या था? 14 बैरोमीटर। और कहते हैं ये खुद जो है वो दूसरे शहरों में माल सप्लाई करने के लिए स्टेशन तक जो है वो तांगा लेकर खुद जाते थे, ठीक है। तो बच्चों आज जो करोड़ों का जो कारोबार हो रहा है साइंस सिटी के नाम पे अंबाला पे जो विकसित हुआ, वो इन दोनों की देन है, नंदलाल गर्ग और हरगोलाल गोयल। इनके प्रयासों से आज वर्तमान में अंबाला जो साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दूसरे जो साथी उनको भी बताइए। और आपके बीच इसी प्रकार हम रोज जो हैं वो जो डेली करंट अफेयर की क्लास है वो लेके हाजिर होते रहेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।